हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग जो है आज आपको गवर्नमेंट का बजट जो है वो पढ़ाएंगे, है ना। गवर्नमेंट का बजट मीन्स क्या कहता है? गवर्नमेंट का बजट जो है जिसको हम लोग बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। कहता है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा हम लोग से रिसीव करती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हम लोग पे कैसे हमारे द्वारा लिए गए पैसे को हम पे खर्च करती है, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट कहते हैं उसको। तो उस सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितना सारा टॉपिक होगा उसको हम लोग यहाँ पे बजट में पढ़ेंगे, जो कि ये जो है टॉपिक बिहार बोर्ड के लिए प्लस सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों के लिए जरूरी है, जिसका नाम है गवर्नमेंट का बजट, कि गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग आज जानेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बजट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। कहता है बजट जो है, जैसे मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट है और मान लेते हैं आप जूता खरीदने के लिए जाते हैं कहीं, मान लेते हैं कुछ खरीदना हो, आपको शर्ट खरीदना हो, जूता खरीदना हो, तो आप जो है गार्जियन से बोलते हैं कि हमको जो है 1000 रुपया चाहिए और हमको जो है वो जूता खरीदना है। 1000 रुपया आपको गार्जियन दिए कि लो 1000 रुपया आपके पास आया, मिस्टर ये था वो जूता खरीदना चाह रहा था, ठीक है। 1000 रुपया घर से उसको मिला तो पैसा आया इसके पास 1000 रुपया यहाँ से, और ये गया शॉप में, ये शॉप में गया और शॉप में जो है 1000 रुपये दे के आ गया कि 1000 रुपये यहाँ से इस पैसे को यहाँ दिया और यहाँ से वो जूता लेके आ गया। तो देखिए, तो पैसा यहाँ से पहले गार्जियन से आपको मिला, तो पहला हुआ जिसको हम लोग सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। दूसरा, आप जो है इस पैसे को यहाँ से आए, इस पैसे को लेके यहाँ से और यहाँ शॉप में जूता ले लिए, ये पैसा दे दिए, ये हो गया एक्सपेंडिचर आपका। इसी प्रकार से गवर्नमेंट का भी खर्चा और इनकम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग गवर्नमेंट बजट कहते हैं। बेसिक जानकारी आप जानते हैं कि हर बार जो है हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश में 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है वो बजट जो है वो लाया जाता है, वो प्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है यूनियन बजट के नाम से उसको जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कर रहा है। कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। February 1 is the well-known date in India when the finance ministers present annual budget of the government for its approval by the parliament। कर है पार्लियामेंट में अप्रूवल करने के बाद उसके द्वारा, तब उसके बाद हम लोग या हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर वो जो है बजट को प्रेजेंट करते हैं, जिसका डेट क्या है 1 फरवरी को, ठीक है। कहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट ईयर। इस बजट में पूरे पास्ट ईयर का मतलब एक साल में कितना आप कहां कहां पैसा लगाए, कहां कहां से पैसा आया, उसके बारे में भी बताना होता है आपको। साथ में कहता है फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। कह रहा है आगे वाले सालों में आप क्या क्या करने वाले हैं, उस पैसे से जो आपके पास आया है उसका भी खाका तैयार करके आपको पब्लिक तक देना है, आपको जो है देश में रहने वाले लोगों को बताना है, क्योंकि उसी के द्वारा आपके पास पैसा आ रहा है सरकार के पास। तो कहता है कि बजट में आपको फाइनेंशियल ईयर, पास वाला फाइनेंशियल ईयर में वो वहां क्या क्या किया, उस पैसे से क्या क्या किया, और साथ में जो है आप नेक्स्ट ईयर में उस पैसे से क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताया जाएगा उस बजट में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस पूरे स्लाइड में यही लिखा हुआ है कि बजट में क्या क्या एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में बताया जाता है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है, लिखा हुआ है कि बजट को हम लोग बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं और इसी को हम लोग फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, बजटरी पॉलिसी को, बजट को ही हम लोग फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर को बताता है। इस पूरे स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, बजटरी पॉलिसी को ही हम लोग, बजट को ही हम लोग फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बारे में बताया जाता है, तो इसी को हम लोग फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखिए, कहता है उसका 2 एस्पेक्ट है, हम आपको बताए थे, एक खर्चा और दूसरा इनकम। पहले को बोलते हैं रेवेन्यू एस्पेक्ट। रेवेन्यू एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एस्पेक्ट का मतलब इसमें जो है बताया जाता है कि हमको पैसा कहां कहां से आने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम का जरिया क्या क्या है, रेवेन्यू या इनकम का जरिया, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम एस्पेक्ट या रेवेन्यू एस्पेक्ट। दूसरा कहता है कि उस पैसे जो पब्लिक जो पैसा दी है आपको, आपको खर्च कहां कहां करना है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर बजट या एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। तो रेवेन्यू एस्पेक्ट, कैसे सरकार के पास रेवेन्यू आया? कहता है सरकार के पास रेवेन्यू हम लोग जो टैक्स पेमेंट करते हैं उसके थ्रू आता है, कुछ कुछ नॉन टैक्स के थ्रू भी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो रेवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट का, है ना। देखिए आगे लिख रहा है, कहता है इट इज द
मैनेजिंग द बजटरी रेवेन्यू एंड बजटरी एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट ट्राई टू अचीव ग्रोथ। कहता है कि गवर्नमेंट जो हम लोग से पैसा ले रही है ना, या हम लोग पे पैसा खर्च कर रही है, उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव जो रहता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ का मतलब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और स्टेबिलिटी का मतलब हमारे इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो, डिफ्लेशन ज्यादा नहीं हो, प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं हो, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी को बनाए रखना, स्टेबिलिटी, है ना। दस द गवर्नमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, किसको बजट कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, या इसी को फिस्कल ईयर भी कहते हैं। कहता है कि बजट में यह बताना है गवर्नमेंट को कि आपका जो है एक्सपेक्टेड रिसिप्ट का मतलब कितना एक्सपेक्टेड रिसिप्ट होने वाला है, कितना एक्सपेक्टेड रिसिप्ट का मतलब होने वाला है, इसका मतलब क्या? कहता है कहां कहां से आपको पैसा आने वाला है, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, और कहां कहां पैसा लगाएंगे का मतलब खर्च करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्च कितना होने वाला है। ठीक है, आगे अब कहता है कि जो गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, उसमें कुछ उसका ऑब्जेक्टिव होता है। दो चीज अभी आप पढ़े, एक को पढ़े रेवेन्यू एस्पेक्ट का मतलब इनकम का जरिया, दूसरा पढ़े आप कौन सा? एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट, इसको खर्चा कैसे कैसे करते हैं। अब कहता है कि वो जो गवर्नमेंट कमा रही है इनकम के रूप में, और जो खर्चा कर रही है हम लोग पे एक्सपेंडिचर के रूप में, उसको करने के पीछे उसका कुछ मोटिव भी होता है। क्या क्या बेसिक मोटिव हो सकता है? बेसिक मोटिव होगा कि हमारे इकोनॉमी का स्टेबिलिटी को बनाए रखना, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, गवर्नमेंट यही चाहती है ना, हमारे देश में इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो, हमारे देश में ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो, डिफ्लेशन नहीं हो, यही ऑब्जेक्टिव होगा। सब लोग के पास काम हो, यही ऑब्जेक्टिव होगा। कहता है यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है। देखिए कहता है कि दैट रिवील्स द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। मेन ऑब्जेक्टिव जो उसका है वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी का ही है। उसके बावजूद भी कहता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ कुछ जो मेन मोटिव है उसमें से कुछ आपके पास दिया हुआ है। पहला ऑब्जेक्टिव आप जाने, पहला है हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं। कैसे जीडीपी ग्रोथ होगा? कहता है कि जीडीपी ग्रोथ जो है इट इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट विच स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कहता है कि सरकार जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी, का मतलब हमारे इकोनॉमी में नए नए चीजों पे इन्वेस्टमेंट करेगी, नए नए प्लांट लगाएगी, मशीनरी लगाएगी, नया नया कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नए नए इक्विपमेंट उसका यूज करके हमारे इकोनॉमी में उससे इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा। उससे इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोग के पास उसके इनकम जनरेशन होगा, और इनकम जनरेशन जब होगा तो लोग खर्च भी करेंगे, तो हमारा इकोनॉमिक साइकिल चलेगा, जिससे हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। दूसरा बोला कि इट इंड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कहता है कि या तो आप खुद खर्च कीजिए, इसको हम लोग बोले पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कहता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? तो प्राइवेट फर्म को आप बोलिए कि हम आपको टैक्स के तहत छूट देंगे, सब्सिडी के रूप में कुछ ना कुछ आपको अवेलेबल करवाएंगे, तो आप प्रोडक्शन कीजिए, नए नए इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको जो है आपके पास भी कमाने का जरिया होगा, लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यही बोला कि बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्स रिबेट एंड सब्सिडी। कहता है कि टैक्स में रिबेट दीजिए तो नया नया इन्वेस्टमेंट आएगा। तो दो चीज, पहला या तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू या तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारा जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, जो कि पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब, रिसोर्स का एलोकेशन का मतलब रिसोर्स का बंटवारा कैसे होगा हमारे देश में। आप उस प्रकार से बजट में कुछ प्रोविजंस कीजिए, कुछ बातों को वहां लिखिए कि हम जो है अगर हमारे पास कोई रिसोर्स है सरकार के पास, तो उस रिसोर्स को गवर्नमेंट इस तरीके से यूज करेगी कि गवर्नमेंट का प्रॉफिट भी हो, प्लस में साथ में हमारा देश का जो है सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए, सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। तो जो है हमारे इकोनॉमी का जो है रिसोर्स को आप उस तरीके से यूज कीजिए। देखिए क्या लिख रहा है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस विल ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट रिसोर्सेज टू दोज एरिया ऑफ प्रोडक्शन वेयर प्रॉफिट आर हाई। कहता है प्राइवेट लोग जो है वो तो ये सोच के करती है ना कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो सिर्फ उसी के लिए, जो लोग गरीब हैं, जो लोग सारी सुविधाएं नहीं हो उसके पास, उसके लिए कुछ नहीं बताया जाएगा क्या गवर्नमेंट में? बिल्कुल किया जाएगा। कहता है थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी दैट
देयर इज बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज सोशल वेलफेयर। कि हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक लैंड है, तो गवर्नमेंट उस लैंड पे हो सकती है कि कोई हॉस्पिटल बनवा दे तो उसमें गरीब लोग का इलाज भी हो सके, और अगर गवर्नमेंट यहां पे इस लैंड पे हो सकती थी कि यहां पे जो है इसी लैंड पे, इस लैंड पे हो सकती है कि कोई होटल बनवाई जिससे जो है सरकार का कमाई हो, तो कहता है सारे लैंड पे आप होटलें बनवा दीजिए कमाने के लिए, नहीं, कुछ लैंड को आप जो है स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए, ये सब के लिए भी यूज कीजिए, ताकि हमारे देश में रहने वाले लोगों का वहां पे फ्री में इलाज भी हो सके, कम रेट में इलाज हो सके, हमारे देश के बच्चे जो है वो पढ़ सके उसमें। तो कहता है रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज कीजिए ताकि हमारे देश में इकोनॉमिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर भी बना रहे और साथ में सबका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता रहे। तीसरा ऑब्जेक्टिव कहता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। कहता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स का मतलब कहता है कुछ गुड्स का जब हमारे देश में प्रोडक्शन होना है जो कि हमारे देश में नहीं हो रहा है, उस गुड्स का प्रोडक्शन के लिए आपको बजट में स्पेसिफिकली बताना है कि इस गुड्स में खर्च करने के लिए हम इतना पैसा जो है रख रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक गुड्स के लिए प्रोविजंस करना। देखिए कहता है सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ एनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। कहता है हमारे देश में पब्लिक गुड्स का एनफ प्रोडक्शन डिमांड सप्लाई फोर्सेस से नहीं हो पाता, इसको हम लोग मार्केट फोर्सेस कहते हैं। कहता है दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। कहता है कि यो जैसे हमारे देश में जो है सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारा वेपन्स वो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, तो डिमांड सप्लाई से वो फोर्सेस नहीं, कहता कि उसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के होने से उसका वहां डिटर्मिनेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, कहता है कि उसके लिए आपको स्पेसिफिक प्रोविजंस करना पड़ेगा, बजट में बताइएगा कि अब इतना खर्चा हम 1000 करोड़ रुपया जो है हम इस पे खर्च करेंगे, बजट में ये आपको बताना पड़ेगा, प्रोविजंस करना पड़ेगा, उस पर खर्च करना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। या कोई भी गुड्स हो सकता है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो, उसके लिए आप बजट में प्रोविजंस कीजिएगा, बजट में आप उसके लिए स्पेसिफिक खर्चा बनाइएगा, तभी आप खर्च कर पाइएगा उस पर, इसको हम लोग कहते हैं प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। कहता है कि नेक्स्ट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। कहता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब कहता है कि टैक्स जो है हमारे देश में, ये जानते हैं ना कि अलग अलग कमाने वाले पर अलग अलग टैक्स लगता है, तो कहा कि अमीर से आप टैक्स ज्यादा लीजिए और जो हमारे देश में टैक्स नहीं दे पा रहा है उससे टैक्स तो आप मत ही लीजिए, साथ में उसको सुविधाएं भी दीजिए, सब्सिडी भी दीजिए। किस पैसे से? कहता है अमीर लोग से जो हाई रेट ऑफ टैक्स, जो लोग मान लेते हैं 10 लाख कमाते हैं, हो सकता है ये 5% टैक्स दे रहे हो, हम मान लेते हैं 20 लाख, आपका इनकम बढ़ा तो टैक्स भी हो सकता है 15% बढ़ गया, ऐसे ही टैक्स लगता है हमारे यहाँ स्लैब रेट के तहत। आपका इनकम 20 लाख से ऊपर गया, आपको टैक्स रेट एबव 20 लाख हुआ तो आपको टैक्स जो वो 30% देना पड़ सकता है। तो कहता है कि आपको इनकम बढ़ने के साथ साथ आपको टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, आगे बताएंगे हम आपको। तो कहता है कि अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाता है ज्यादा टैक्स देगा, कुछ लोग ऐसे भी जो कि हमारे देश में टैक्स ही नहीं देते हैं, उनका कमा ही नहीं तो टैक्स कहां से देंगे, तो उसको कहता है जो लोग को सारा सुविधाएं नहीं मिल पाती है, कहता है बीपीएल में जो लोग है उसको आप सब्सिडी के तहत सस्ते रेट पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कीजिए। आप जानते हैं ना हमारे देश में फूड ग्रेन्स जो है वो 1 रुपए पर केजी के रेट पे वैसे लोग को, बीपीएल में रहने वाले लोग को वो प्रोवाइड किया जाता है। वो पैसा कहां से आया? कहता है ये लोग जो टैक्स भरा है ना, इसी के पैसे से आप बैलेंस कीजिए और इधर बांटिए, इधर से लीजिए इधर दीजिए। जो लोग गरीब लोग हैं हमारी इकोनॉमी में बीपीएल में है, सरकार जो अनाज बांटती है, सरकार जो है पैसा देती है, वो लोग को सरकार जो है सारे लोगों को जो हमारे इकोनॉमी पे जैसे स्कॉलरशिप देना हो सरकार को, वो कहां सरकार के पास पैसा आता है? कहता है कि ये यही लोग के टैक्स का पैसा है। सरकार को जो है ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन देना होता है, तो कहां से देती है सरकार? कहता है यही लोग से टैक्स देके ना, इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे इकोनॉमी में आप जो है उसी रिसोर्सेस का जहां से पैसा लिए उसका यूज कीजिए, ज्यादा कमाने वाले से लीजिए और कम कमाने वाले लोग के बीच में या गरीब लोग के बीच में आप पैसा लेके वहां से बांटिए, इसको हम लोग कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए कह रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस व्हिच इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। कहता है कि ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारे देश में जो है इक्विटेबल जस्टिस हो, कि सब लोग बराबरी के हक, नहीं तो जो लोग अमीर हो वो अमीर होते चला जाएगा, जो लोग गरीब है तो वो तो पीछे चलता जाएगा। तो सरकार को बैलेंस करने का काम है कि गरीब लोग जो है, जो अमीर है उसको बराबरी में धीरे धीरे करके लाओ, तो उसको सब्सिडी के रूप में, 2 सब्सिडी के रूप में बांटो उसको, अगर सुविधा नहीं है उसके पास तो। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इंपॉर्टेंट इन 2 वेज। पहला
कहता है बाय इंपोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडी टू द पुअर, गरीब लोग को आप पैसा दीजिए और लीजिए किससे, अमीर लोग से, टैक्स लगा के, हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन रिच एंड गिवन सब्सिडी टू द पुअर। एंड दूसरा कहता है बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू द बीपीएल पॉपुलेशन टू ए लो प्राइस, कहता है सस्ते दामों पे आप अनाज प्रोवाइड कीजिए बीपीएल में रहने वाले लोगों के से। एग्जाम्पल कहता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू द पुअर पीपल, कहता है फ्री में दे एलपीजी के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत सरकार अगर बांटती है सिलेंडर्स तो वो कहां से पैसा आया, तो अमीर लोग से टैक्स का पैसा से आया, जो लोग या मिडिल क्लास के लोग के टैक्स के पैसे से आया, तो हम लोग उसी को बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप याद रखिएगा। ये जो अभी आप 5-6 ऑब्जेक्टिव बताएंगे हम, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में निश्चित आएगा, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। हम सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए स्पेशली बोल रहे हैं, सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड वाला भी पढ़ेगा लेकिन सीबीएसई के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए कहता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। कहता है बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब, कहता है कोई रीजन, कोई स्पेसिफिक एरिया वो जो है अगर बहुत पिछड़ा हुआ है तो उसका ग्रोथ कैसे होगा। कहता है गवर्नमेंट जो वहां पे खर्च करेगी, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा अवेलेबल करवाएगी, वहां पे जो है गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा दिलवाएगी, तो वो कैसे होगा, तो कहता है सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वहां से खर्च करना पड़ेगा, तभी ना हो पाएगा। सरकार इंटरनेट का वहां पे सुविधा प्रोवाइड कराएगी, तो वो कैसे सरकार जब इन्वेस्टमेंट करेगी वहां, तो उसके थ्रू होगा। कहता है उसी को कहता है बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन इन द इकोनॉमी, तो सरकार जब खर्च करेगी तो सारा सुविधा मिल जाएगा वहां पे, लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग का जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा तो लोग कमाएंगे वहां पे, ऑटोमेटिक वो रीजन जो है वो डेवलप कर जाएगा। छठा कह रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कहता है ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट, इसके बिना हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको काम नहीं मिलेगा, आपके पास काम नहीं होगा तो आप कमाइएगा कहां से, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से होगा। और अगर जो है हमारे देश में लोगों के पास काम होता है, अगर लोग के पास इनकम, सबसे पहले बोला एम्प्लॉयमेंट, इनकम होने के लिए एम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि सब लोग इंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट होगा, इनकम से लोग फिर से खर्च करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन, और एक्सपेंडिचर अगर करेगा तो ये डिमांड को बढ़ाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो फिर से हमारी इकोनॉमी में सप्लायर सप्लाई करेगा, इससे हमारा इकोनॉमिक साइकिल चलता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या बोला, बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक इंटरप्राइजेज। बजटरी प्रोविजंस आर मेड फॉर स्कीम लाइक मनरेगा के थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट सरकार प्रोवाइड करती है, ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू प्रॉपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सरकार खर्च की तब ना हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। ये सातवां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आप जानते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो, इन्फ्लेशन नहीं बढ़े, डिफ्लेशन नहीं बढ़े। कहता है बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द फेजेज ऑफ रिसेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, रिसेशन का मतलब मंदी। जब डिफ्लेशन बहुत ज्यादा गहरा जाए तो उसको बोलते हैं रिसेशन आ चुका है इकोनॉमी में। और डिप्रेशन का मतलब होता है कि डिफ्लेशन अगर आ गया तो पब्लिक तो डिप्रेशन में चला जाएगा, लोग के पास पैसे नहीं है, डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं है तो लोग के पास पैसा नहीं, इसका मतलब तो जो हमारे देश का लोग अगर डिप्रेशन में चला जाएगा तो हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन में चला जाएगा, उसी को कहते हैं डिप्रेशन, है ना। और कहता है रिकवरी एंड बूम इन द इकोनॉमी, रिकवरी का मतलब ये होगा कि आप ऊपर की ओर चले गए, प्राइस राइज कर गया तो डिमांड जो है बढ़ना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन मंदी, डिफ्लेशन या रिसेशन या डिप्रेशन जो है हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ऑफ द कंट्री वेज कमिटमेंट टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम द बिजनेस साइकिल, तो हमारी इकोनॉमी का बिजनेस साइकिल को चलाना जरूरी है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो लोग के पास प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा, और गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो बढ़ने से हमारी इकोनॉमी में इनकम भी जनरेट होगा, और इनकम जनरेट होगा तो लोग के पास पैसा है, फिर से वो डिमांड करेंगे। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल का चलना, ठीक है। अब कहता है, अब आइए आप, कहता है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट और कंपोनेंट ऑफ द बजट। आपको हम दो तरीके से बताए थे वहां, पहला का नाम बताए थे आपको रेवेन्यू एस्पेक्ट और दूसरा का नाम बताए थे एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। याद रखिएगा, हम जो है यहां पे आपको एक चार्ट तैयार करना चाहते हैं, अगर हमारे पास जगह है तो। देखिए, हम आपको दो चीज बताए थे, एक को बताए थे गवर्नमेंट का खर्चा, ये अगर गवर्नमेंट का बजट है उसमें बताए थे गवर्नमेंट का इनकम। इनकम को हम बोले कि इनकम जो है जिसको हम लोग कहते हैं रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, रिसिप्ट भी दो टाइप का, रिसिप्ट जो है वो दो टाइप का, रिसिप्ट जो है वो दो टाइप का। हम इधर बना दें, यहाँ हमारे पास जगह है, इधर हम बनाते हैं।
बजट जो है, बजट, ये बजट में एक है सरकार का कहता है पहला जो है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट, और दूसरा को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और दोनों का दो दो टाइप, रिसिप्ट भी दो टाइप का, एक को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट, एक का नाम है आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा का नाम है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर जिसका इसके ये भी दो टाइप का, एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे पास जगह की कमी होने के कारण थोड़ा हम उधर छोटा छोटा लिख दिए हैं, तो फिर भी आपको यहां स्लाइड में दिखेगा। देखिए कहता है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट और द कंपोनेंट ऑफ बजट। कहता है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट रेफर्स टू कंपोनेंट ऑफ बजट, टू ब्रॉड कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला को नाम बोलते हैं बजटेड रिसिप्ट और दूसरे को बोलते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर। हम यहां लिखे हैं बजटेड रिसिप्ट, ये वो बजटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए कहा कि बजटेड एक्सपेंडिचर में भी दो टाइप का और बजटेड रिसिप्ट में भी दो टाइप का। पहला को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, यहां नाम दिया हम पहला का रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा का नाम है ये कैपिटल रिसिप्ट। फिर उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर में भी बजटेड एक्सपेंडिचर दो टाइप का, एक का नाम दिया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा का नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक का नाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे का नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में आपका डिटेल चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। आपको अगले बजट में इसका पार्ट 2 मिलेगा। आपको हम आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ा है, बजट क्या होता है उसके बारे में बताया और कंपोनेंट ऑफ बजट बताए हैं, जो कि आपका रेवेन्यू कैपिटल दोनों, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों होता है। आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़िए इसको, इस वीडियो को। थैंक यू।